दोस्तों नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश की एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबे समय से संघर्ष किया और संघर्ष में कामयाबी भी पाई है। उसके बाद फिर संघर्षरत हैं। हमारे बीच में हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रहे आदरणीय नकुल दुबे जी। नमस्कार। नमस्कार। बातचीत शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरू करिए। बात यह है कि सवाल तो बनता है, आप पहली बार 2007 में एमएलए चुनकर आते हैं जी। और ईश्वर की कृपा से, आपके संघर्ष से, लोगों की मेहनत से आपको जो है नगर विकास भारी भरकम मंत्रालय मिलता है। मजबूत मंत्रालय है और आपने उसमें काम किया, खूब काम किया। सवाल ये है कि ऐसा कौन सा आपने काम किया, किस तरीके से किया कि 2006-7 में आप कैबिनेट मिनिस्टर हुए। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद एक बार तो आदमी मतलब अपने आप चुनाव जीतता है, और मुझे जहाँ तक याद है कि 54,000 वोट पाकर आप चुनाव जीत गए थे। जी, जी। और जब हारे हैं तो चुनाव वोट था 80,000। तो ऐसा क्या हुआ? वास्तव में सन 2007 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो लोगों को ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। बहुजन समाज पार्टी से भी उम्मीद नहीं थी, नकुल दुबे से भी उम्मीद नहीं थी और क्षेत्र से भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि लगभग 6.5 लाख वोट था। और जहाँ पर आप बैठे हैं ये भी एक विधानसभा का हिस्सा था, विकास नगर, गोमती नगर, इंदिरा नगर। तो किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप सबकी शुभकामनाओं का नतीजा रहा, आप सबके सहयोग का नतीजा रहा। कुछ परमात्मा जी की कृपा थी कि वो चुनाव हम लोग 54,000 वोट पा करके जीत गए। और उस चुनाव को जीतने के बाद फिर 5 साल तक पीछे मुड़ के देखा नहीं गया। पूरी ताकत से, पूरे मनोयोग से, पूरा घर परिवार, हर कोई गांव गांव, गली गली, घर घर जा करके उन लोगों की जनता की सेवा, जनता जनार्दन की सेवा करने का काम किया गया। 100 बेड का हॉस्पिटल खुलवाया गया, डिग्री कॉलेज लड़कियों को खुलवाया गया, ढेर सारे छोटे बच्चों के स्कूल खुलवाए गए और नगर पंचायत बनाई गई, बघेड़ी तालाब। जितना काम एक अमूमन एक आम व्यक्ति से हो सकता था एज ए एमएलए, एज ए मिनिस्टर, वो सारे काम किए गए और जनता ने बहुत ही भूल सराहा भी, आशीर्वाद भी दिया। 2012 के चुनाव को मैं अपनी पराजय नहीं मानता हूँ। 2012 के चुनाव में जब मैं लड़ने लगा तो भीतरी ताकतें, मैं भीतरी ताकतों को ज़्यादा दोष दूंगा और बाहरी ताकतें। तो भीतरी ताकतें थी जो उठना बैठना, बोलना चालना, खाना पीना, सारे सुविधाओं को भोग करना, वो लोग फिर कुछ ज़्यादा अपेक्षा करने लगे और नतीजा ये हुआ कि ऐसे ऐसे लोग चुनाव लड़ गए जिन्होंने पूरे 5 साल तक मेरा दोहन किया और समय समय पर वो काम कराते रहे। मैं दौड़ दौड़ के काम करता रहा और लास्ट मोमेंट पे मालूम पड़ा कि वो भी किसी पार्टी से कैंडिडेट हो गए, कोई ऐसे कैंडिडेट हो गया। तो उसका नतीजा ये हुआ कि हम लोग 80,000 वोट पाए और ऐसा नहीं था, हमारे विपक्षी भी काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़े और उनको ज़्यादा वोट मिल गया, वो चुनाव जीत करके एमएलए बन गए 2012 में। ये कहानी है। अच्छा, तो आप इस कहानी को मानते हैं कि तमाम लोगों के वोटों के बंटने के कारण आपका चुनाव हारा? हाँ, चुनाव आपका लूज हुआ। जी। अब आपके व्यवहार पे आते हैं। आप इतने सरल हैं जी, मतलब ये स्थिति है कि कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कैसे भी लोगों से बात कर लेते हैं। हाँ। आपका बातचीत का रवैया और आपका जो मजाकी लहजा है, जी। क्या वो भी एक कारण हो सकता है? नहीं, अगर वो कारण होता जिसको कि मजाकी ये सब, तो फिर हम फिर बहुत ही नीचे आ गए होते। फिर हम 40, 35, 30 पर समेट जाते और फिर जनता जनार्दन भी हमको भगा देती। आज भी अगर आप चले जाएं, 2025 है, 2012 बीते हुए लगभग 12 साल 13 साल करीब हो गया है। अभी भी आप चले जाएं, किसी गांव में भी चले जाएंगे आप, तो लोग आपको 2007 से 12 का ही कार्यकाल याद करते मिलेंगे। न कोई वर्तमान याद कर रहा है, न वो जो इसके पहले वाले विधायक जी को याद कर रहा है और न वो उनके पहले वाले विधायक जी को याद कर रहा है। हर आदमी को यही लगता है कि यार वो 2007 से 12 का जो समय था वो एक बार फिर से आ जाता, एक बार बख्शी का ताला हमारा फिर से चमकने लगता। ये बात तो सत्य है कि आपके कार्यकाल में, क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा, मैं भी उसमें इन्वॉल्व था। मैं भी उस वक्त उसको देख रहा था करीब से। कार्यकाल में आपके काम में आपने किसी का कोई विरोध नहीं किया। आपने किसी का भी कोई काम अगर
करा नहीं तो किसी का रोका नहीं, और कोई व्यक्ति आप तक पहुंचा तो आपने काम किया। बावजूद उसके इतने विरोधी होना, इसे क्या माना जाए? इसे आपकी तरक्की मानी जाए या इसे आपका जो है कमतर आंका जाए? क्या, कैसे इसको? नहीं, विरोधी किसको आप कह रहे हैं? विरोधी कौन था भाई? 80,000 समर्थक थे, नहीं थे? जब 6.5 लाख थे तो 54,000 समर्थक थे, और तो आप जीत गए। और जब 3.5 लाख हो गया तो भी आपके 80,000 समर्थक हुए। जब आप जीते थे, जहाँ आप बैठे हैं, ये भी जगह आपकी असेंबली में थी। जब आप हारे हैं तब ये तो नहीं एक नई बख्शी तालाब, हाँ, तब नई बख्शी तालाब और उसका नंबर 169 हो गया जी, 169 हो गया जी। अब परिसीमन हुआ 2012 में जी, अब परिसीमन होगा, मतलब चेंजेस आएंगे 2041 में जी, ये तो आप जान ही रहे होंगे। हाँ हाँ। अब आपके पास जो आज की तारीख में मतदाता है, आप देखिए 2022 का चुनाव आप नहीं लड़े। हाँ, नहीं लड़े, 19 लड़े थे, इसलिए 22 नहीं लड़े। हाँ, 19 आप लोकसभा लड़े थे जी, सीतापुर में, हाँ। और आपके पास मौका था 2024 का लड़ने का, आपने वो भी मौका अपने हाथ से नहीं, जब गंवाया नहीं, छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया, दे दिया। गंवाया मैं सब नहीं हाँ, कहूँगा, आपने वो मौका किसी और पहले से ही तय कर दिया था, पहले से तय कर रखा था। वो ठीक है, जी, पॉलिटिकल कमिटमेंट आपका था किसी से। हाँ। इस कमिटमेंट को आप समझते होंगे, दूसरा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि कमिटमेंट आपका था। बात ये है कि आप अपने कमिटमेंट पर पक्के हैं, करे हैं, हाँ। ऐसा आपका कहना है, बिल्कुल। लेकिन जो आज की तारीख में आपके जो लोग साथ थे, गंभीर बात है, जो लोग साथ थे वो नहीं है। खास तौर से वकील महकमा ये कहता है कि उन्होंने हम लोगों की हमारी मदद नहीं की, हमारे लिए दरवाजे बंद कर दिए। क्या ऐसा आपके ऊपर जो आरोप है वकीलों का, क्या ये सही है? अब जहाँ तक अधिवक्ता भाइयों की बात है, तो अधिवक्ता भाइयों के लिए तो हम 2007 में विधायक बनने के पहले खड़े हुए थे, और खड़े रहे हमेशा। उसके बाद भी खड़े रहे। बार काउंसिल में पूरे प्रदेश सबसे ज़्यादा वोट पा करके हम बार काउंसिल मेंबर बने, और उसके पहले हम जॉइंट सेक्रेटरी रहे हाई कोर्ट में, वाइस प्रेसिडेंट रहे हाई कोर्ट में। तो वकीलों का सुख दुख, मेरा सुख दुख हमेशा से रहा है, और मैं तो 2007 में अपनी जीत को भी वकीलों को ही सबसे ज़्यादा श्रेय देता हूँ, क्योंकि वकील लोग ही अगर न लगे होते तो हम चुनाव नहीं जीतते। हाँ, ये था कि अब कई वकील ऐसे हैं जिनका कि नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ। उन सब लोगों को मैंने सबको पार्षद बनाया, नामित पार्षद बनाया, हमारे छोटे भाई थे उनको बनाया, इटोजा। मतलब ये था कि अधिवक्ता भाई जितने थे, हमारे सारे जितने हमारे टीम में लोग थे, सबको हमने अपने BSA में सब सरकारी वकील बने, जो है सरकारी वकील बने रहे। अब सब लोग जो है सबका मतलब जितना मैं कर सकता था एक व्यक्ति से या एक उससे, तो मैंने काम किया। और कभी भी कोई वकीलों में कोई नाराज़गी, ये सब बात हमको तो नहीं दिखाई पड़ी। अब आपको दिखाई पड़ी तो मैं कुछ कह नहीं, मुझे दिखी नहीं। मैं देखिए, मैं आपके पास जो चीज़ लाया हूँ वो आप तक जो सवाल उठेगा बाहर हम बिल्कुल ठीक करेंगे, उस सवाल को आपसे पूछेंगे। देखिए ऐसा और जवाब देंगे, आपको जवाब देना है, क्योंकि आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं और जिम्मेदारी से आप नहीं भागते हैं, इसलिए ये सवाल आपसे होगा। तो ये सवाल हमने इसीलिए किया और आपने जवाब भी दिया। अब अगला सवाल देखिए, जैसे आपने तमाम जिम्मेदारियां की, आपके समय में हमें लगता है कि आपके तमाम सहयोगी जिनको आपने आगे बढ़ाया, आज की तारीख में आपसे एक स्टेप आगे चले गए या निकल गए, कोई भी व्यक्ति हो, मैं नाम लेने नहीं चाहता हूँ, तमाम ऐसे लोग हैं। आप अपनी जगह पर तटस्थ हैं, संघर्ष करने की क्षमता रखते हैं, और आपका फेस देखिए, आप पहला फेस आपका वकीलों के आप नेता, दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि आप एक समाज का नेतृत्व करने लगे, और आपने किया। आज की तारीख में उस समाज की स्थिति कहाँ है आपको पता ही है। एक वो, प्लस आप जब 2022 में चुनाव नहीं लड़े तो जो बच्चा उस वक्त 12 साल का था, आज की तारीख में वो बच्चा वोटर होने जा रहा है। तो आपके पास 18 साल से 25 साल यानी जन जी के लिए क्या प्लान है? और आपको, मुझे लगता है कि अगला चुनाव आपको लड़ना है, आपकी तैयारी है, तो आपके पास उनके लिए क्या प्लान है? देखिए, जन जी जो है कोई हवा से तो आ नहीं गया है। जन जी किसी घर में रहा है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, कोई उसका माँ है, कोई उसका बाप है, कोई उसका भाई है, कोई उसके चाचा है, तो वो सब लोग हैं, तो हर कोई जानता है। देखिए, जहाँ तक बख्शी का तालाब क्षेत्र की बात अगर आप कह रहे हैं, तो जब बख्शी का तालाब क्षेत्र में आप किसी भी गांव में जाएंगे, किसी भी घर में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको आपका भाई नज़र आएगा, आपको भाई मालूम पड़ जाएगा, हाँ साहब फलाने थे। क्योंकि हम लोगों ने गाँव-गाँव जिया है,
घर घर जिया। आपने अपने अपने नगर विकास मंत्रालय के कार्यकाल में जी पूरा 5 साल आप रहे हैं। हाँ। उसमें कोई गुंजाइश नहीं। आपने वहाँ पे जो ऐसे काम किए हों जो आज भी मील का पत्थर हों, जो आपको लगता है कि हाँ वो हमारे लिए हम कह सकते हैं कहीं पर भी ठोक बजा करके कि हाँ हमने ये विकास किया है जो आज की तारीख में नहीं आगे 50 साल तक चलेगा। अरे आजीवन चलेगा भाई। आपका ये नगर पंचायत बख्शी तालाब उसका उदाहरण है। आपका नगर पंचायत बख्शी का तालाब सन 2008 या 9 में बना। जब आपकी सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी सरकार थी, मैं नगर विकास मंत्री था, तो मेरी एक डिमांड थी और 2 ही नगर पंचायतें उस टाइम बनी थी। एक यहाँ पर बनी थी, एक शायद आजमगढ़ में बनी थी। तो सबसे पहला तो यही हो गया। उसके बाद हमारी इटौजा हो, हमारी महोना हो, सब हमारी आदर्श नगर पंचायतें थी। और आपको यकीन नहीं होगा कि महोना में हम लोगों ने उसका समय में लगभग 1000 मकान बनाए पक्के। इटौजा में बनाए सैकड़ों तादाद में मकान पक्के, और मतलब गरीबों को उनको सब निःशुल्क उपलब्ध कराया गया जो है। तो ये तो इटौजा महोना की बात है। और रही बख्शी का तालाब, तो बख्शी का तालाब को जो समग्र विकास आप देखेंगे जाकर के इस टाइम जो है ना, तो टोटल नगर पंचायत की देन है। और वो आपके भाई की उसमें मेहनत रही, परिश्रम रहा। अच्छा एक बात बताइए, आपने नगर पंचायत बनाया, एक तो ये हो गया। मुझे लगता है अपने कार्यकाल में आपने लोगों को नौकरियां भी दी होंगी। उस समय ऐसा तो होगा नहीं मिली होंगी। उस सब परिस्थिति को देखते हुए आज की तारीख में जब आप जाएंगे, हमारा जैन जी से पूछने का सवाल ये था, जैसे आपने कहा कि कहीं ना कहीं किसी के बच्चे होंगे, बात सच है, मगर आज जो कंप्यूटर युग के जो बच्चे हैं, जो डिजिटल युग है, वहाँ पर सबका अपना निर्णय है। हाँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि उनके लिए वो आपको फॉलो करें या आपकी मदद करें, आपका क्या प्लान है? आप ऐसा क्या सोचते हैं वो आपको ही क्यों करें? भाई आप ही क्यों? जैन जी वाले जो है हजारों की तादाद में महामाया डिग्री कॉलेज में हैं, असनहा में। तो उनको मालूम है कि ये विद्यालय में अगर उनको पढ़ने का सौभाग्य मिला है तो कहाँ परिश्रम कहाँ हुआ था। और ढेर सारे निकेतन खोले गए उस टाइम। चंद्रवाटिका शिक्षा निकेतन आपके महोना में है, टिकरनाथ शिक्षा निकेतन मुसफिपरी में है, आपके जस्टिस त्रिवेणी सहाय शिक्षा निकेतन आपका इटौजा में है, CL कॉन्वेंट शिक्षा निकेतन आपका बख्शी का तालाब है, विमला शिक्षा निकेतन आपका बबरू मऊ में है। इन सब जगहों पर आज थोक के भाव में सैकड़ों की संख्या में वो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें से काफ़ी बच्चे जो हैं वो इस वक्त मतदाता बन चुके हैं और वो सब आपको सहयोग करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास। मतदाता आपने नाम लिया, अब आप बताइए, कल से SIR चालू हो गई। जी जी। आपका SIR पे क्या प्लान है और आपका इस पर विचार क्या है? आप इसमें क्या संशोधन या उसमें क्या मांग करेंगे इलेक्शन कमीशन से? SIR करो और चाहे SIR ना करो, जहाँ तक इस विधानसभा का सवाल है, इस विधानसभा का एक एक घर बहुत जागरूक है और कहीं भी कहीं कोई लफड़ा कर पाने की हैसियत में वर्तमान सरकार या वर्तमान चुनाव आयोग नहीं है कि जाकर वो कहीं डिस्टर्ब कर दे, कहीं वोट बढ़ा दे, कहीं वो, क्योंकि जो गांव हैं सब गांव बड़े ही बहादुर लोग गांव हैं और वहाँ पर अगर आपने 10 वोट बढ़ा दिया तो वो आपके लिए वो गले की हड्डी बन जाएंगे। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पूरा देखिए अभी चल रहा होगा, एक लड़की का जो है फोटो चल रहा है बाहर की, अरे है ब्राजील की, उसने हरियाणा में जो है 22 वोट डाले। जी जी। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जैसे जो SIR चल रहा है उस पर ज़मीनी हकीकत में आप क्या कमी देखते हैं या कैसे उसको आप उस पर कैसे लोगों से जुड़ना चाहते हैं या कैसे लोगों को बताना चाहते हैं कि लोग कैसे एक्टिव हों? ये तो आपको बताना पड़ेगा अगर आप लड़ना चाहते हैं। देखिए जहाँ तक ये चूँकि 3 तो देखिए नगर पंचायत है, बख्शी का तालाब है, इटौजा है और महोना है। तो इन 3 नगर पंचायतों के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र जो है वहाँ पर हाउस टू हाउस चेक्ड है, नंबर 1। उसके बाद जितने भी ग्रामीण एरिया है, ग्रामीण एरिया में जो मतदाता सूची है, मतदाता सूची का अध्ययन वहाँ पर प्रधान जी लोगों के माध्यम से हो रहा है। अब बहुत चीज़ें हम ऑन माइक नहीं कहना चाहेंगे आपके सामने, लेकिन वहाँ पर हमारी जो स्टाइल तरीका मतलब जमीनी काम हो रहा है। बिल्कुल जमीनी काम। और कोई संदेश देना चाहते हैं आप मतदाताओं को कि उनकी क्या SIR पे कैसे क्या काम करें या SIR से आप चुनाव आयोग से जो मैं आपके माध्यम से संपूर्ण बख्शी का तालाब एवं संपूर्ण उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक व्यक्ति से कहना चाहता हूं कि महोदय, सबसे पहले तो आप अपना नाम चेक करिए, आपका नाम उसमें उचित स्थान पर अंकित है या नहीं अंकित है, इसको देखिए। नंबर 2, जो भी वहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, जैसे प्रधान गण हैं, BDC गण हैं, जिला पंचायत सदस्य गण हैं और
हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष जी है, आप लोगों से भी, आप किसी पार्टी से मुझे मत लेना देना मतलब नहीं है। आपका ये दायित्व बनता है कि आप देखिए कि अगर आपके वहाँ पर फेक मतदाता हैं, जाली मतदाता हैं, जाली मतदाताओं के माध्यम से कोई भी डिस्टर्बेंस करने की बात हो सकती है, तो उस पर आप पूरा ध्यान दे करके उनके नामों को तत्काल मतदाता सूची से अलग पहला चुनाव क्षेत्र पंचायत का होने वाला है। जी जी, क्या तैयारी है आपकी, कैसे इसको टैकल करेंगे? देखिए, जहाँ तक ये जो ग्रामीण स्तर के चुनाव है ना, प्रधान के, बीडीसी के, जिला पंचायत, इसमें हम लोग कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इसमें हम लोग जनता जनार्दन को निर्णय लेने देते हैं, वो जो निर्णय लेते हैं हम लोग उस निर्णय को मान करते हैं। ठीक है। आप जब से समझदार हुए हैं, जब से आपकी समझ है, तब से अब तक कई मुख्यमंत्री हुए, कई। हाँ, आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन? मेरा पसंदीदा मुख्यमंत्री राइट फ्रॉम द ईयर, देखिए कार्यकाल तो चूँकि भाई उसको मैं स्वीकार करना, आप कुछ भी कहिए, तो मायावती जी कार्यकाल ठीक था। और उसमें चूँकि हम लोग, चूँकि हम लोग नंबर 2-3 की स्थिति में थे, तो इसलिए उस कार्यकाल को हम अच्छा ही कहेंगे, कहना चाहिए। मानते हैं, आप ये मानते हैं कि मायावती का कार्यकाल अच्छा था। अभी जो मायावती जी ने जो बयान दिया है, उस बयान को आप कैसे जोड़ते हैं? भाई देखिए, ऐसा है, जब चीफ जस्टिस, जब सारी की सारी मीडिया, जब सारा का सारा ईडी, सीबीआई, मतलब हर कोई जब दबाव में चल रहा है, तो उनके विषय में कुछ ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा। तो यही मैं कहूँगा कि डर सबको लगता है, और डर से जो निकलती आवाज़ जो सुनाई पड़ने लगती, मालूम पड़ जाता है। 1988 या किसी सन में, मुझे एकदम एग्जैक्ट नहीं याद है, आपने अपना गुरु सतीश चंद्र मिश्रा जी को माना। 88 में नहीं माना, ना क्या हमारे गुरु हैं हमारे। 88 में, मतलब आपने वहीं से शुरुआत की। हाँ। आज की तारीख में गुरु जी बहुजन समाज पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में है। जी। आज आप यहाँ हैं तो गुरु जी से नाराज नहीं? नाराज, ओहो भाई, ये तो अपनी सोच है ना। देखिए, यहाँ पर राजनीतिक सोच है ना, तो अगर हमको राजनीतिक सोच, हमको लगा कि अब हम कांग्रेस पार्टी में रह करके भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम हो सकते हैं, तो इसी उद्देश्य से हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया और फिर मैं काम कर रहा हूँ। सबसे जमीनी संघर्षशील किसे मानते हैं आप, कौन सा नेता है अपने में उत्तर प्रदेश में? देखिए, हम तो अगर संघर्ष करते किसी को देख नहीं पा रहे, तो राहुल गांधी जी को पा रहे हैं, उनके साथ किसी को पा नहीं रहे हैं, बस तो वही इकलौते हैं। नहीं, बिल्कुल हमारे बिल्कुल रायबेलिक सांसद हैं, उनको उत्तर प्रदेश का ही मैं मानता हूँ। तो देश का नेता इस वक्त जो राहुल गांधी उत्तर प्रदेश का नेता राहुल गांधी, देश का नेता राहुल गांधी। आप ये मानते हैं कि जमीन पे संघर्ष करते हुए कोई व्यक्ति दिखता है तो वो कौन? अरे कूद पड़ रहे हैं पानी में, मछुआरों के साथ जंप लगा दे रहे हैं पानी में, जो है वो तो कोई कूदेगा कि है किसी की हैसियत? सबको इन्फेक्शन का डर होने लगे, पता नहीं क्या है। इस बात पर विपक्षी एक और बात कहते हैं कि राहुल गांधी जी लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की दोबारा कनेक्टिविटी उनसे नहीं हो पा रही है। मतलब जो व्यक्ति जैसे कहीं क्राउड में जाते हैं, ये सब गलत बात है। अरे जूता सिलने वाले तक को 3 बार मुलाकात हो जा रही है, और जूता सिल करके ले जाकर राहुल गांधी को वहां दे रहा है, दिल्ली में दे रहा है। कहा जाता है कि जो उनकी कॉकस है, जो उनका कोठरी है, ये सब देखिए, जो चाहेगा वो मिलेगा। और हमारे से, हाँ, हमारे छोटे छोटे लोग जो 3-3 4-4 बार मिले हैं राहुल गांधी जी से, जो है अभी देखिए, मैं अभी आपको एक पुस्तक देता हूँ, और उस पुस्तक को आप पढ़िएगा जरूर। मैं आपके सारे कैमरामैन भाइयों को सबको दूंगा, उस पुस्तक को आप पढ़िए और देखिए कि माननीय राहुल गांधी जी का विजन कितना बड़ा है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जनता उनको न तो करीब से देख पा रही, न पहचान पा रही है। अदरवाइज़ उनकी बातों को अगर आदमी सुन ले और सुन करके उस पर थोड़ा उसको आत्मसात कर ले, तो निश्चित रूप से इस देश का कल्याण हो जाएगा, और फिर देश हमारा कभी पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला है। हिंदुस्तान सारे देशों को पीछे करने में, क्योंकि आप प्रदेश के नेता हैं जी, और एक समाज के बड़े नेता हैं जी। सवाल ये छोटा है आपके लिए, लेकिन सवाल ये बनता है क्योंकि आप उस क्षेत्र के नुमाइंदे हैं। आप बताइए, बक्सी तालाब विधानसभा का क्या विजन है आपके? देखिए, बक्सी का तालाब विधानसभा में जब ये महोना थी, जब मैं 2007 में चुन के आया था, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो मेरा मन हुआ यार यहाँ पर कुछ काम किया जाए। तो सबसे ज़्यादा हम लोगों ने शिक्षा और स्वास्थ्य को
प्राथमिकता दी। और ये हुआ कि गांव-गांव जा करके, और आप सुनकर के ताज्जुब करेंगे, आज सुबह से मेरा विद्यालय में बीत रहा था। जब आपका फ़ोन आया तो उस वक़्त भी मैं विद्यालय में ही था, और चूँकि एक हमारे मित्र आने वाले थे बाहर से, उनके थोड़ा मुझे जल्दी आना पड़ा। अभी मेरी 1-2 टीम वहीं पर लगी हुई, गाड़ी भी आपके सामने अभी आएगी जो है वो लोग पूरा। तो हम लोगों का विज़न क्या, हम लोग का लक्ष्य क्या रहता है कि किसी एक भी घर बिना शिक्षा के न रहने पाए। तो ये मेरा काम चल रहा है, आज भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। आप देखिए एक अनुशासित परिवार से हैं जी, पिताजी जय जहाँ सब न्यायपाल के हम। और आपसे मैंने सवाल पूछा तो आपने तुरंत उसको स्वास्थ्य और शिक्षा की तरफ गए। जी जी। जब बिहार जैसे पिछड़े राज्य में चुनाव का मुद्दा स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार बन सकता है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बन सकता? है उत्तर प्रदेश में, क्यों, कौन बना हुआ है? बिल्कुल है, बिल्कुल ग्राउंड पे नहीं है। अभी यहाँ चीजें मुफ्त के लिए चल रही है। मेरे भैया, आप बताइए, उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली पूरे देश में। हाँ है, पूरे देश में सबसे महंगी बिजली, और महंगी करने जा रहे हैं, और महंगी करने जा रहे हैं। इतनी महंगी, उतनी महंगी तो है ये, और महंगी करने जा रहे हैं। वो नियामक आयोग के सामने फिर से प्रस्ताव गया है। अभी देखिएगा, अभी इन लोगों का काम नहीं चल रहा है, अभी और महंगी हो जाएगी, बिजली महंगी हो जाएगी, पानी महंगा हो जाएगा, खाली जान सस्ती हो, खून सस्ता रह जाएगा। जो कि जो जीएसटी इन्होंने अभी गिराई है, जी जी, बकवास बकवास बकवास। उसको कैसे आप लेते हैं? जीएसटी गिराई क्या है भाई? सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इन्होंने 8 साल तक लोगों का खून पिया, खून चूसा। जब खून चूस करके जो है वो अघा गए और बदहजमी होने लगी, तो फिर वो उन्होंने कहा सब चुनाव हो रहा है बिहार का, तो लाओ इस वक्त जो है एक तीर से 2 शिकार कर लें। और जीएसटी, बताइए किताब पर जीएसटी, अरे कभी चावल दाल कापी किताब पेंसिल रबड़ पे कभी जीएसटी लगी नहीं। यहाँ पनीर दही पे जीएसटी लगा दिया भाई साहब। हद है, हद है। मतलब कहते हैं उसकी कहते हैं बेशर्मी की इंतहा है। अब लगाए, लेकिन अब जब लाठी चलने लगी, जनता ने चारों से ललकार हुंकार भरना शुरू कर दिया, तो जीएसटी कम करने, और ऐसे कोई कम नहीं है। अब आप सुनिएगा, आश्चर्य होगा आपको, कॉपी पर जीएसटी कम है और पन्नों पर जीएसटी ज़्यादा है। हाँ, वही तो कॉपी तो मैं एक दुकानदार के पास गया जी, तो मैंने उससे जीएसटी का उससे फौरन पूछा, तो उसने कहा भैया क्या मुझे कुछ समझ में आया, क्योंकि जो नोटबुक 10 रुपए की थी, अब वो नोटबुक 15 की हो गई, तो कस्टमर को तो महंगी पड़ रही है, मतलब जो उपभोक्ता लेने आ रहा है उसको तो महंगी पड़ रही है, तो जीएसटी कम कैसे हुई? वही तो कह रहा हूँ। जब मैं वहाँ यहाँ क्या बोलते हैं, मेरे पास वाणिज्य कर भी था 2007 में, तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में सेल्स टैक्स ख़त्म करके, आपने ही सन 2008 में वैट लागू किया था उत्तर प्रदेश में। तो वैट में लागू करने के बाद हम लोग जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जाते थे, तो सिर्फ एक पार्टी, वो थी गुजरात, जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीएसटी का विरोध करती थी। एक पाटिल साहब आते थे वहाँ से कि साहब हमको ये नहीं मिलेगा, हमारी स्वायत्तता चली जाएगी, हम लोग अधीन हो जाएंगे केंद्र के, और तमाम तरह की जो है कमियां निकाल करके वो जीएसटी काउंसिल के सामने कहते थे साहब जीएसटी नहीं लागू होना चाहिए था। आज उसी जीएसटी के माध्यम से इस तरह से पार्शियलिटी हो रही है। गुजरात का आइटम बनेगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगी। मखाना मूंगफली, इस पर जीएसटी लगा देंगे आप इस पर। तो फिल्में देखते हैं आप? फिल्में नहीं पसंद है? नहीं। अब फिल्में किसी जमाने पसंद हुआ करती थी, अब तो जाके 3 घंटा में बैठना मुश्किल हो जाता है। अभी मेरे साथ दुर्भाग्य हुआ। हीरो है आपको पसंद? कोई हीरो पसंद है आपको? हीरो आजकल तो शैलेंद्र तिवारी टक्कर कोई हीरो है नहीं आजकल जो है। हीरो भाई देखो, अगर हम अब देखो चमचागिरी न मानो, तो हीरो तो भाई आजकल राहुल गांधी। बस सवाल यही था। दूसरा ये है कि आप जो महत्वपूर्ण विषय तमाम हमने बातें आपसे सवाल पूछी, सब पे आपने बताया, यानी कि आप अगला जो आपका विधानसभा का चुनाव है जिसमें मूल मुद्दे होंगे, वो देखिए मेरा लक्ष्य क्या है, वो बात रह गई कि हमने बना सब लिया, डिग्री कॉलेज बनवा लिया, अस्पताल ही बनवा लिया, ये भी बनवा लिया, वो बनवा लिया। मेरा एक लक्ष्य था कि मैं एक बड़ा उद्योग लगवाऊँ, और उद्योग लगवाने के लिए हम लोगों ने उधर महिंगवा साइड में बड़ी भारी ज़मीन गवर्नमेंट की रूप में, उसको हम लोग चिन्हित भी कर लिया था, उसका सर्वे भी हो गया, और यहाँ तक कि उसको 1 रुपये पर लीज पर 90 साल के लिए देने के लिए बातचीत हो गई। तो फिर उसने थोड़ी सी समस्या रखी, साहब लाइट का अच्छे होगी, बिजली का तो यहाँ व्यवस्था नहीं। तो कुमराव में आप देखेंगे पावर हाउस लगा था उसी टाइम 2008-09 में भी, तो वहाँ पावर हाउस लग गया था। पावर हाउस से वहाँ बिजली की सप्लाई की बातचीत हो गई थी,
और ये था कि वहाँ एक बड़ी फैक्ट्री लगा करके इस क्षेत्र के काफ़ी लोगों को, क्योंकि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर कोई लोगों में आत्मनिर्भर होने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो मेरा एक ही सपना है कि एक बार अगर अवसर और मिलता है तो वहाँ एक बड़ा उद्योग लगा करके कम से कम 10-15 हज़ार हमारे नौजवान वहाँ पर रोज़गार पा जाएं, और उनको जब वो रोज़गार पा जाएंगे तो मलिक नकुल दुबे की ज़िंदगी सफल हो गई। यही एक लक्ष्य है मेरे जीवन का। मतलब आप जो है स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, रोजगार पे जी, बस इसी यही 3 संघर्ष करेंगे। इसी 3 संघर्ष करते ही हैं, अभी भी कर रहे हैं, आज भी किया है, कल भी करने जाएंगे, परसों भी करने जाएंगे, इन्हीं पर करते हैं। आजकल हम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं उस एरिया में जो आपका वो बेल्ट है जो बाराबंकी का बॉर्डर है, तो वहाँ पर जो पानी है वो बड़ा जहरीला पानी है, वहाँ पर लोगों में कैंसर बहुत फैल रहा है। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि वहाँ पर लोगों को इस बात से अवेयर करें कि भाई आप लोग ये हैंडपम्प वगैरह पानी अब थोड़ा कम पीजिए, आप लोग पानी लीजिए अगर तो उसको पहले बॉयल कर लीजिए, बॉयल करके छान के पानी पीजिए। इसको भी क्या है कि देखिए एक तो आज की तारीख में पानी का स्टेटस हर जगह डाउन हो गया बहुत। हाँ जी, अब पानी का स्टेटस जब डाउन हो रहा है और एक तरफ जो है वो जल जो है संसाधन मंत्रालय बनाया गया है, उसका जो इस वक्त जिसके पास मंत्रालय है हजारों करोड़ का घोटाला हो रहा है, कोई जांच नहीं, कोई जो है देखने वाला नहीं है, टंकियां खड़ी खड़ी गिर जा रही हैं, कोई जवाब नहीं है, कोई सवाल पूछता है तो कभी कभी जो है जय श्री राम कह के निकल जाते हैं, कभी हर हर महादेव कह के निकल जाते हैं। इसे आप कैसे लेते हैं? आप मेरे साथ चलिए, अभी मैं आपको दिखाऊं गांव में पूरी गांव की अच्छी भली सड़क जो है टाइल्स लगी खोद डाली, जो सड़कें की सब पाइप बिछेगा, सड़क भी खोद डाला, पाइप भी नहीं बिछी, लोगों को पानी भी नहीं मिला। अब आप देखिए शुरू से हमारे देश को कैसे सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया गया नोटबंदी से। आपने नोटबंदी लगा करके हजारों करोड़ की करेंसी बर्बाद की और हजारों करोड़ रुपए का आपको हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया। उसके बाद आप आ जाइए उसमें कोरोना काल में भी हिंदुस्तान को हजारों करोड़ का नुकसान आपकी वजह से पहुंचा। उसके बाद आप खाली भारतीय काहे आरोप वो तो कहते हैं कि जी हमने नोटबंदी कर दी, देश सुधर गया है, देश में तरक्की हो गई है, उनका तो ऐसा कहना है। हाँ, तो आतंकवाद भी खत्म हो गया। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो आतंकवाद भी उन्होंने खत्म कर दिया नोटबंदी लगा करके। सारे काले जितना काला धन था विदेशों में वो सब हिंदुस्तान में वापस चला आया, और क्या बोलते हैं नोट भी सारे थे लोगों के पास अवैध। अरे जो गरीब गुरबा जो है 10-20-50 हज़ार रुपया कहूँ कोने में दबा के धरे वरे रही महतारी बाप जो रखे रहे थे, वो निकल के सब सामने आ गया, लोगों की जेबें खाली हो गई। और आपने जो जितना रुपया आपने जब था रिजर्व बैंक का 99% पैसा आपका। आप एक बात मैं आपको वापस ले जाता हूँ, आपने विकास की बात की थी, वहाँ पे कुमराओं में जो है वो पावर प्लांट लगा। अब ये बताइए कि वहाँ तो व्यवस्था, वहाँ तो बिजली पहुँची नहीं, अभी पहुँच गई फर्स्ट क्लास। हाँ चल रही है, खूब चला है। अब उस जगह पर आप जाएंगे तो रोजगार का एक परिवर्तन होगा। आप परिवर्तन को जो है वो मानते हैं परिवर्तन होना चाहिए। आप ये बताइए, हमें भी परिवर्तन होना चाहिए, आप में होना चाहिए। हम अपने आप में, आप अपने आप में कोई 2 चीज़ें परिवर्तित करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करना चाहेंगे। कोई परिवर्तन? नो कोई नहीं। बस अभी बीत जाए बस, जो 10-20 साल बचे बीत जाए बस, और कोई परिवर्तन। 20 साल में तो आपको बहुत विकास करना है। बस हाँ करेंगे, वो तो हमारी हॉबी है, वो तो हम चैन से ना बैठने देते हैं। वो तो हमारे लिए जब हम सरकार में तभी मशहूर था कि सवेरे 6 बजे से। अभी आप तो देखा ही होगा आपने कि पीसीसी में जो है प्रांतीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी कुछ समय तक के लिए, तो हम लोग कार्यशैली बिल्कुल दूसरी थी। हम लोगों ने 7 बजे पहुंच जाते थे, हम लोग 6 बजे सूर्योदय के साथ साथ हम लोग वहाँ बैठ जाते थे। माननीय राहुल गांधी जी के जब फ्लैग होस्टिंग होती थी तो हम लोग वहीं पर बैठ करके बड़े स्क्रीन में देखा करते थे, और हम चाहते ही हैं सब बजरंग बली के आप तगड़े उपासक हैं। प्रत्येक मंगल को आप जो है सुंदरकांड बिल्कुल करते हैं। तो बजरंग बली से अगली मांग आपकी क्या है? बस देश में वो लोग हैं जो लोग नफरत फैला रहे हैं, जो लोग गंदगी फैला रहे हैं, जो लोग मतलब देश को अस्मिता पर खतरा बने हुए हैं, जो हिंदुस्तान को विश्व के पटल पर नीचा देखने पर मजबूर कर रहे हैं, ऐसे लोग समूल नष्ट हो जाएं, इस देश से या तो बाहर चले जाएं, वो भी मेहुल चोकसी हो जाएं, वो भी विजय माल्या हो जाएं, वो भी ललित मोदी हो जाएं, वो भी जो भी चाहे तो हो जाएं, हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएं।
हमारा देश सोने की चिड़िया रहा है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को लेकर के हम लोग चले हैं और पूरे विश्व में हम लोगों की एक अलग से ख्याति रही है। लेकिन विगत लगभग 10-15 सालों से जो हमारे देश में एक बहुत ही घटिया माहौल बना है, इस माहौल की समाप्ति के लिए मैं अपने परमपिता परमात्मा से रोज़ प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश में सुख, अमन, चैन, शांति, भाईचारा, एक दूसरे को लेकर के कोई भी कटता नहीं। इसको जो फैलाने वाले हैं, जो बटेंगे कटेंगे जैसी बातें कहने वाले हैं, वो बटेंगे कटेंगे की आड़ में सारे समाज साफ, सबसे ज़्यादा हमारे समाज को क्षत पहुंचाने वाले लोगों को इस प्रदेश से मुक्ति दिया जाए, निकाला जाए और उनको उत्तराखंड भेज दिया जाए। यही मैं रातों दिन ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप अपने समाज को कैसे जोड़ेंगे? मैं अपने समाज को कैसे जोड़ूंगा? मैं अपने समाज को हर तरह में सक्षम हूँ जोड़ने में, और मैं जोड़ता भी रहता हूँ। अभी मैंने एक कार्यक्रम किया था और मैं कार्यक्रम करता रहता हूँ। देखिए, समाज जो है आज बहुत ठगा सा महसूस कर रहा है हमारा। क्यों? क्योंकि पूरे हर पार्टी में ये संदेश है कि सारे के सारे पंडित जी लोग भाजपाई हैं और सबसे ज़्यादा मारे जा रहे हैं पंडित जी लोग। सबसे ज़्यादा अपमानित हो रहे हैं तो पंडित जी लोग, सबसे ज़्यादा अगर अव्यवस्थित हो रहे हैं तो पंडित जी लोग। तो अगर सब पंडित जी तो लोग आपके साथ आ तो रहे नहीं है और आप उनकी मदद भी करते हैं, आप उनके साथ भी रहते हैं। पंडित जी लोग हमारे साथ जब जरूरत पड़ेगी तो फिर हम आपको दिखाएंगे पंडित लोग कैसे हमारे साथ आते हैं। आएंगे? बिल्कुल 100% हैं, आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। चलिए, ये थे नकुल दुबे जी, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए और हमें बेबाकी से जवाब दिए, कोई हीरा हवाली नहीं की। बहुत बहुत धन्यवाद।